नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार में जारी जमीन सर्वे से संबंधित नियमों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया बड़ा बदलाव। अब रैयत को खतियान, दस्तावेज या वंशावली के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। कागजात की कमी के कारण भूमि से नहीं होगी बेदखली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को दे रहा है बढ़ावा। कहा, घर पर ही स्वच्छ जल की उपलब्धता से महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर कर सकती हैं ध्यान केंद्रित। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जलभराव। मछुआरों को अगले 3 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह। भारी बारिश के कारण पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद। खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 70 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त के रूप में 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। आज अजमेर में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में 15,983 किसानों को ड्रिप फव्वारा संयंत्रों के लिए 28 करोड़ रुपए से अधिक, 17,000 से अधिक किसानों को फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, तारबंदी, डिग्गी निर्माण, कृषि यंत्र, जैविक खाद सहित विभिन्न कार्यों के लिए 74 करोड़ से अधिक की राशि के साथ साथ सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई है। 3,25,000 पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के आधार पर 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि घर पर ही स्वच्छ जल की उपलब्धता होने से महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, ये एक अच्छा परिदृश्य है कि किस प्रकार से जल जीवन मिशन महिला सशक्तिकरण को विशेष रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है। अपने घर में ही स्वच्छ जल की उपलब्धता होने से महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में इन दिनों शीत लहर चल रही है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में ठंडे दिनों का अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में ठंड से जहां दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं पशु और फसलों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे में पशुओं को ठंड से कैसे बचाया जा सकता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शमीम अख्तर। देश भर में ठंड बढ़ने के साथ कुछ जगहों पर शीतलहर की शुरुआत हो चुकी है। रात और सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। इतने कम तापमान से न सिर्फ इंसान बल्कि पशु भी प्रभावित हो रहे हैं। सर्दी के दिनों में खासकर शीतलहर के दौरान किसानों को पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए सर्द हवाओं के प्रकोप से बचाना चाहिए। अगर दिन में धूप निकली तो उन्हें धूप में रखना चाहिए। वहीं अगर धूप नहीं निकल रही है तो पशुओं को खुली जगह में न बांधें। खुले में बांधने से पशु ठंड की चपेट में आ सकते हैं। दुधारू पशुओं के दुग्ध उत्पादन पर ठंड का असर पड़ता है। ज्यादा ठंड के कारण दुधारू पशु अक्सर जल्दी बीमार पड़ते हैं और दूध देना कम कर देते हैं। ऐसे में पशु चिकित्सकों ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिस पर अमल करके पशुओं को ठंड से बचाया जा सकता है। पशु चिकित्सकों के मुताबिक जाड़े में सीधी ठंडी हवा से बचाव के लिए पशुशाला की खिड़कियों, दरवाजों और अन्य जगहों पर टाट, बोरी या तिरपाल के पर्दे लगा दें या फिर ज्वार, बाजरा, मक्का के सूखे डंठलों का टाट बनाकर टांगना चाहिए। यदि आवास की छत सीमेंट या लोहे की चादर की बनी हो तो छत के ऊपर पुआल या अन्य स्थानीय उपलब्ध सामग्री से ढक दें। अधिक ठंड होने पर हीटर, आग या बिजली के बड़े बड़े बल्ब लगा देने चाहिए। इससे तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। पशु की बैठने वाली जगह साफ सुथरी, सूखी, नमी रहित और नर्म हो। पशुशाला की फर्श पर भूसा, बुरादा या पुआल का बिछावन प्रयोग करना चाहिए। अधिक ठंड होने पर रात में बीमार,
कमजोर पशु और बछड़ों को बोरी या टाट से ढक देना चाहिए। शीत ऋतु में नमी के कारण थनैला रोग हो जाता है। इसके लिए पशुशाला में कभी भी नमी नहीं होनी चाहिए। शीत ऋतु में अक्सर पशुओं के थन फट जाते हैं। फटे हुए तथा जख्मी थनों को ग्लिसरीन और पाउडीन में डुबोना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को जू और किलने अधिक हो जाते हैं, इसलिए ब्यूटॉक्स दवा को घोलकर पशुओं के शरीर पर लगाना चाहिए। ठंड से बचाव के लिए पशुओं को संतुलित आहार देना बहुत ही आवश्यक है। शीत ऋतु में हरा चारा अधिक न खिलाएं, इससे अफरा रोग हो जाता है। हमेशा फलीदार हरा चारा बरसीम के साथ, गैर फलीदार हरा चारा जई और राई घास के साथ मिलाकर देना चाहिए। इससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो जाती है। हरे चारे को सुबह शाम देने से पहले थोड़ी देर तक सूखा देना चाहिए। इससे ठंड भी कम हो जाएगी और अफरा रोग भी नहीं होगा। ठंड का उचित ध्यान न रखने पर निमोनिया रोग हो जाता है। ठंड से बचाने के लिए पशु को अजवाइन का सत 5 से 10 ग्राम देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सरसों के तेल में अजवाइन या कपूर को उबालकर थोड़ा गुनगुना रहने पर पूरे शरीर पर मालिश करनी चाहिए। शीत ऋतु में पशुओं के आहार में खली की मात्रा कम कर देनी चाहिए और अनाज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। इससे प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। प्रसव के बाद पशु को 600 ग्राम गुड़, 2.5 किलोग्राम चोकर, 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम खनिज मिश्रण देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशुओं को 2 से 3 किलोग्राम अरहर की दाल देनी चाहिए। इससे शरीर को गर्मी प्राप्त होगी और ठंड से बचाव होगा। इस समय पशुओं को कभी अधिक ठंडा और गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए। पशु चिकित्सकों के अनुसार इन सब बातों का ख्याल रखा जाए तो मवेशियों को ठंड से बचाया जा सकता है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के 4 स्तंभ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार संकल्पित नजर आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 1 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 28 लाख लाडली बहनों के खाते में 1572 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ किया। 11 से 26 दिसंबर तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के दौरान प्रदेश के मंत्री अपने प्रभार और गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की गतिविधियों से जुड़ेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण की चिन्हित योजनाओं के माध्यम से 100% सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि ये पर्व प्रदेश के समग्र विकास और जनहित पर आधारित होगा। हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। जन कल्याण पर्व के दौरान 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन कल्याण पर्व के आखिरी दिन 26 दिसंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के करीब
जो 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, उनके कल्याण के लक्ष्य के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। अगली खबर बिहार से। बिहार के सहरसा के किसान बाजार में गुड़ की बढ़ती मांग को देखते हुए गन्ने की खेती को अपनी आमदनी का स्रोत बना रहे हैं। सहरसा के गुड़ की मांग सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इस गुड़ की काफ़ी मांग है। देखिए ये रिपोर्ट। बाजार में गुड़ की मांग को देखते हुए बिहार के सहरसा के किसान गन्ना की खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बिहार में सहरसा कहरा प्रखंड के परसाहा गांव के किसान मनोज शाह और शत्रुघ्न शर्मा का कहना है कि इन दिनों गुड़ की बढ़ती मांग को देखते हुए हम लोगों ने गन्ने की खेती पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि गन्ना के उत्पादन में हम लोग खाद नहीं डालते, बल्कि गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। साथ ही गुड़ बनाने और इसे साफ करने के लिए केमिकल का प्रयोग नहीं करते, जिसके कारण हमारे गुड़ की बाजार में काफी मांग है। उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती से उन्हें बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। खेत में जे छै से खाद के प्रयोग ओते बेसी यूरिया के नहीं करे छिए। गोबर के द्वारा जे छै से केतारी के उपज कयल जाय छै और तैयारी करे के समय में जे छै से ओहिमे कोनो चीज मिलावट नहीं करे छिए। शुद्ध गुड़ जे छै से तैयार करे छिए। गुड़ व्यापारी सुनील कुमार का कहना है कि यहाँ का गुड़ बिहार के अलावे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नेपाल तक जाता है। गुड़ यहाँ का खासियत यही है कि इस गुड़ में केमिकल नहीं रहता है, फ्रेश गुड़ रहता है। बिहार, बंगाल, नेपाल हर एक जगह जाता है। यहाँ से जो है सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जिला हम लोग का जो लोकल क्षेत्र है यहाँ भेजते हैं और बाहर भी हम लोग भेजते हैं। बाहर में जो है नेपाल जाता है, उत्तर प्रदेश भी भेजते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली भी जाता है। जिला कृषि पदाधिकारी ज्ञानचंद शर्मा बताते हैं कि जिले के तमाम प्रखंड में कमोबेश गन्ने की खेती होती है। यहाँ के किसानों को गन्ने की फसल से 3 तरह का फायदा होता है। पहला फायदा, गन्ने के पत्ते को मवेशी के चारा के रूप में प्रयोग करते हैं। और दूसरा फायदा ये है कि ठेला लगाकर गन्ने के जूस से 1000 से 1500 रुपए कमाया जाता है। और तीसरा फायदा, ये गुड़ बनाकर बेचते हैं। मौसम के समय में जैसे कि संक्रांति का पर्व आने वाला है, या फिर छठ पर्व बीता, या फिर 1 जनवरी है, या ऐसे कोई त्योहार वगैरह होते हैं, उस समय गुड़ की मांग बहुत ज़्यादा होती है। खासकर यहाँ के गुड़ की मांग, जो कि क्वालिटी अच्छी रहती है। और अभी जैसा कि देख रहे हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी चल रही है, लोग चीनी से परहेज कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग गुड़ ही बना रहे हैं और कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है, इसलिए चीनी का उत्पादन यहाँ नहीं होता है। लेकिन जो गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं किसान। जहां गन्ने की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुड़ भी इनके लिए बहुत लाभ का सौदा साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार। और इस बीच बिहार में ज़मीन सर्वे का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार लोगों को इसमें आ रही परेशानी का हर संभव हल निकाल रही है। ज़मीन सर्वे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब रैयत को खतियान, दस्तावेज या वंशावली के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी भ्रांतियां सरकार ने निकाला हल। कागजात की कमी को लेकर भूमि से नहीं होंगे बेदखल। राजस्व विभाग ने माना बिहार में जमीन के दस्तावेजों की हालत ठीक नहीं। खराब होकर फट गए हैं जमीन के कागजात तो ना हो परेशान। खतियान या कबाला दस्तावेज नहीं तो बंदोबस्ती की रसीद जमा कराइए। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हालांकि इसे लेकर रोज नई समस्या सरकार और रैयतों के बीच देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में ऐसे रैयत सामने आ रहे हैं जिनके पास जमीन तो है लेकिन उसके कागजात नहीं है। सरकार के पास भी उनकी जमीन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। सरकार ने ऐसे रैयतों को बड़ी राहत दी है। जिन रैयतों के पास खतियान या कबाला दस्तावेज नहीं है, उन्हें अपनी बंदोबस्ती की रसीद जमा करनी होगी। अगर बंदोबस्ती रसीद भी उनके पास नहीं है तो उन्हें जमींदारी हस्तांतरण के समय से अब तक उस जमीन पर शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 सवालों के जवाब भी जारी किए हैं। राजस्व विभाग सभी काम ऑनलाइन करवा रही है और अभी हमने करीब 10 करोड़ से ज़्यादा कागजात का स्कैनिंग करा के उसको डिजिटाइज करवा दिया।
पहले क्या होता था कि जमीन माफिया सफ़ेद पोश लोग रजिस्टर 2 के कागजात फाड़ देते थे और फाड़ करके दूसरे का ज़मीन फिर बेचने का काम करते थे। अब मैंने सारा चीज़ स्कैनिंग करके लॉक कर दिया है। बिहार में अब जमीन माफियाओं पर भी लगाम लगेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री ने बताया कि विभाग सारे काम ऑनलाइन कर रहा है। विभाग ने करीब 10 से ज्यादा कागजों को स्कैन कराकर डिजिटलाइज कराया है। हम लोगों ने एक अधिसूचना जारी किया है कल। अभी तक जितनी भी शंकाएं थी रैयत का, जमीन मालिक का, तो हमने आदेश दिया कि 50 वर्ष से जो लोग जिस जमीन और घर पर रह रहे हैं और अगर कोई विवाद नहीं है, राजस्व विभाग को कोई कागजात मांगने की आवश्यकता है। बता दें कि बिहार में अगस्त से जमीन सर्वे किया जा रहा है। बिहार सरकार जमीन सर्वे को आसान बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में गाइडलाइन जारी करके लोगों को साधारण भाषा में उनकी परेशानी का उपाय समझाया जा रहा है। लैंड सर्वे में फिलहाल स्वघोषणा का काम चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिसूचना आने से लोगों को बड़ा फायदा होगा। भ्रम की जो स्थिति पैदा हुई थी वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। इससे आम लोगों को लैंड सर्वे कराने में बड़ी मदद मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए से मधुरेश नारायण। अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण जल भराव हो गया है। तिरुनावेली, मदुरई, चेन्नई, विल्लुपुरम के कुछ इलाकों में रात भर से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण मछुआरों को भी अगले 3 दिन तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। वहीं पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद हैं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान जताया है। खराब मौसम के कारण कई उड़ानों का रूट भी डायवर्ट किया गया है। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। गेहूं की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 11 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 3060 रुपए। 12 दिसंबर को इसके कीमत में 10 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 3050 रुपए पर आ गया। राजस्थान की बस्सी मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 11 दिसंबर को गेहूं का दाम था 2769 रुपए। 12 दिसंबर को इसके भाव में 54 रुपए का उठाव आया और भाव 2823 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही लालसोट मंडी में इस बीच गेहूं के भाव में मजबूती दर्ज की गई। यहाँ बीते बुधवार गेहूं 2700 रुपए पर बिका। वहीं गुरुवार को इसके दाम 10 रुपए चढ़कर 2710 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को यहां की गाजीपुर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2820 रुपए। अलीगंज मंडी में दाम रहा 2655 रुपए। बहराइच मंडी में गेहूं की कीमत दर्ज हुई 2760 रुपए, जबकि आजमगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे 2790 रुपए पर रहे। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,132,92,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,105,54,000 टन थी। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 11 दिसंबर को लहसुन का दाम था 22,250 रुपए। 12 दिसंबर को इसके भाव 250 रुपए लुढ़ककर 22,000 रुपए पर हुए। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 11 और 12 दिसंबर को लहसुन की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसका भाव 35,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 दिसंबर को लहसुन का भाव रहा 29,000 रुपए। 12 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 29,000 रुपए प्रति कुंटल पर बने रहे। दिल्ली की आजादपुर मंडी में बीते बुधवार को लहसुन की कीमत थी 21,250 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में
1,750 रुपए का भारी उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद लहसुन 23,000 रुपए पर बिका। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के किसान भिंडी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। गुजरात में इस समय ज्वार, लहसुन, गेहूं, धनिया, जीरा, टमाटर और बैंगन की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के कपास किसान इनकी फसलों की आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। राजस्थान में इस समय गेहूं और जौ की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के पौधों का रोपण कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण के किसान सुपारी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। कोंकण में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान इस मौसम में सरसों, मूंगफली और तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान गेहूं और ज्वार की बुवाई कर लें। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसान कपास की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना के किसान धान की नर्सरी लगा लें। वहीं दक्षिणी तेलंगाना में उड़द और मूंग की बुवाई की जा सकती है। तेलंगाना के किसान मिर्च को थ्रिप्स से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। यहां हल्दी को राइजोम रोट रोग से बचाने के लिए नीम के केक का पाउडर डालें। आंध्र प्रदेश में किसान मूंगफली की बुवाई जारी रखें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों के किसान धान और रागी की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के कृष्णा गोदावरी इलाकों के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की आज 23वीं बरसी। 23 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर आतंकियों ने किया था हमला। संसद पर हमले की 23वीं बरसी के मौके पर संसद के दोनों सदनों में वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा और लोकसभा में शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर दिल्ली के विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी मौजूद रहे। लोकसभा ने कल आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। विधेयक में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन का है प्रावधान। नए विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कुशल बनाना है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसी। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज की। अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अपने सत्यापन अभियान के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को पुलिस ने 32 लोगों के दस्तावेज एकत्रित किए। तमिलनाडु के डिंडीगुल में प्राइवेट हॉस्पिटल में भीषण आग लगने से एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। घटना में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर चल रहे 22वें दिव्य कला मेले का आज दूसरा दिन। इस मेले में देश के अलग अलग राज्यों से आए दिव्यांग कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए कलाकृतियों के स्टॉल लगाए। ग्रामीण भारत में मोबाइल नेटवर्क कवरेज लगभग 97% तक पहुंची। देश के 6,22,000 से अधिक गांवों में मोबाइल कवरेज। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।